नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। 17 से बड़ी खबर, जहां टायर गोदाम में भीषण आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आसपास की दुकानों को भी खाली करा दिया गया है। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो बड़ी खबर सतना से, जहां टायर गोदाम में भीषण आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में फिलहाल जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आसपास की दुकानों को खाली करा दिया गया है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। मृदुल पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृदुल, क्या कुछ अपडेट आग को लेकर? बिल्कुल, आग बहुत ही भीषण लगी हुई है, क्योंकि ये मेन मार्केट का इलाका है। सतना के रेलवे स्टेशन का जो इलाका है, इस पे लगी, इस गोडाउन से लगे हुए दर्जनों दुकानें हैं जिनको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। और अभी तक आग पे जरा सा भी काबू नहीं पाया जा सका, क्योंकि 5 फायर ब्रिगेड आके यहाँ उनके पानी खत्म हो गया, लेकिन आग पे कहीं से कहीं भी 1% भी आग नहीं बुझने को है। क्योंकि यहाँ ये पूरा जो शटर, इस गोडाउन का जो शटर है चारों तरफ से बंद है। इस वजह से फायर ब्रिगेड नाकाम हो रही है अंदर पानी आग को बुझाने में, क्योंकि पानी अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा है। और यहाँ पूरा जो इलाका है पूरा बंद करा दिया गया और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। क्योंकि आस पास रिहायशी इलाका भी है, तो वहाँ पे भी जो घरों में लोग रह रहे थे उनको भी, वो भी अपने घर छोड़ के चले गए, क्योंकि आग इतनी भीषण है कि उसकी तपिश जो है आसपास के घरों और दुकानों तक भी जा रही है। जी मृदुल, क्या वजह है, क्यों लगी आग, आखिर इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, जिस वक्त ये आग भड़की गोडाउन में, उस वक्त जो यहाँ के माधव प्रसाद गुप्ता, जो इस गोडाउन के मालिक है, इस दुकान के संचालक हैं, वो दुकान पर ही थे। लेकिन उन्हीं की दुकान के ठीक ऊपर उनका पूरा गोडाउन है। उस गोडाउन में अचानक आग लगने की बात सामने आई, लेकिन स्थानीय लोगों ने उस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग भड़क चुकी थी। जब तक फायर ब्रिगेड आती, पूरे गोडाउन को आग ने कैप्चर में ले लिया। ये 3 मंजिला इमारत है और स्थिति ये है कि पूरी 3 मंजिला इमारत में आग फैल चुकी है। जी मृदुल, नुकसान की बात करें, कितना कुछ नुकसान हो चुका है अब तक? देखिए, जो व्यापारी के अनुसार उनका 60 लाख रुपए का तो उनका डंप माल था इस पूरे गोडाउन में। तो जिस तरह के आग को देखकर लगता है तो तकरीबन इनका 50 लाख के करीब का नुकसान हो चुका है। जी चलिए मृदुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिलहाल इस खबर पर नजर बना के आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सतना से बड़ी खबर, जहां पर टायर गोदाम में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने और फायर ब्रिगेड का अमला लगातार आग बुझाने के प्रयास में जुटा हुआ है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। बढ़ते आगे पिपरिया से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां नरवाई की आग का तांडव। मामले पर सड़क पर यह आग पहुंच चुकी है। पिपरिया गाडरवाड़ा मार्ग पर आवाजाही बंद है और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रामपुर गांव के पास तक ये आग पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपके सामने पिपरिया से बड़ी खबर, जहां नरवाई की आग का तांडव जारी है और सड़क पर यह आग पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पिपरिया गाडरवाड़ा मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रामपुर गांव के पास तक यह आग पहुंच चुकी है। चलिए, तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर पिपरिया की, जहां पर आप देख सकते हैं सड़क तक ये आग फैल चुकी है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सतना में, जहां टायर गोदाम में भीषण आग लगी है। यानी कि गर्मी शुरू होते ही अब आग का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। पिपरिया में नरवाई की आग सड़क तक पहुंच चुकी है और वहीं सतना में टायर गोदाम में भीषण आग लगी हुई है, जिस पर अब तक फायर ब्रिगेड काबू नहीं कर पाई है। तो वहीं पिपरिया में नरवाई की आग के चलते आवागमन को बंद कर दिया गया है। यहां सड़क तक आग फैल चुकी है। 2 तस्वीरें आग के उत्पात के आग से बचे कोहराम की है। 2 तस्वीरें आपके सामने। तो पिपरिया और सतना से 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से आग बेकाबू हो चुकी है। पिपरिया में एक और जहां सड़क तक नरवाई की आग पहुंच चुकी है और आवागमन बाधित कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टायर गोदाम में भीषण आग लगी हुई है, जिस पर फिलहाल फायर ब्रिगेड अब तक काबू नहीं पा सका है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने आग के तांडव की। बढ़ते आगे,
जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, नेताओं के जुबान और भी बेशर्म और जहरीले होते जा रहे हैं। सियासत तब और लज्जित हो गई जब अपने बड़बोलेपन के लिए बदनाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा उम्मीदवार आजम खान ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ रही भाजपा के प्रत्याशी और एक्ट्रेस जयाप्रदा को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। इतनी भद्दी कि मीडिया उसे दिखा और सुना भी नहीं सकता। आजम खान के इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल मच गया है, जहां भाजपा और कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने भी आजम खान के इस बयान की निंदा की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को भी बचाव में कुछ कहते नहीं बन रहा है। वहीं इस घटना के बाद विदेशी दौरे पर आए आजम खान से जब पत्रकारों ने इस विषय पर सवाल किया तो वे झल्ला उठे। दरअसल वे यूपी के पूर्व सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम के जनाजे में शामिल होने के लिए विदिशा पहुंचे थे, जहां पत्रकारों के सवाल पर वे भड़क गए और कहा कि आपके वालिद की मौत में आया हूं। मृत्यु के बाद पहुंचे थे सर, आपके वालिद की मौत में आया था, आपके वालिद मर गए। मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब मैं डट के रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। आप आजम खान साहब, आप सुनो, मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं बताऊंगी मैं जयप्रदा क्या है। ऐसे ही लोगों के लिए, जो लोग महिलाओं के प्रति इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद एंटी रोमो स्क्वाड का गठन किया था। घटिया सोच है, इससे मालूम पड़ता है कि उनका किस किस्म के आदमी होंगे वो। इनके संस्कार कभी माता बहन और बेटी का सम्मान करने के नहीं रहे। माँ बहन और बेटी की इज्जत ये देश बेइज्जती ये देश स्वीकार, अपमान ये देश स्वीकार नहीं कर रहा है। गलत काम किया है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारे देश में महिलाएं इक्वल मानी जाती हैं। महिलाएं कभी बोलती हैं किसी पुरुष के बारे में कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। राक्षसी मनोवृत्ति के व्यक्ति से, एक झूठे से, एक दोहरे मापदंड के व्यक्ति से आप क्या आशा कर सकते हैं? हम समाजवादी लोग हैं, कभी हम महिलाओं के प्रति और बेटियों के प्रति कभी भी कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इधर भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के मुकाबले बीजेपी अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। इधर दिग्विजय सिंह ने अपना प्रचार काफी तेज कर दिया है, वहीं बीजेपी अभी भी विचार मंथन में उलझी हुई है। हालांकि बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह का नाम चल रहा है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। वहीं तेजी से उमा भारती का नाम भी सामने आया था, लेकिन उन्होंने भी ट्वीट कर चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से मौजूदा सांसद आलोक संजर, पूर्व मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा और महापौर आलोक शर्मा समेत कुछ नाम भी सुझाए थे। इनमें से मौजूदा आलोक संजर ने भी उमा भारती के बयान पर समर्थन जताया और कहा है कि भोपाल बीजेपी का अभेद किला है, इसलिए उमा भारती ने सही कहा है। वहीं विश्वास सारंग ने भी भोपाल सीट से बीजेपी की जीत का दावा किया है, लेकिन टिकट पर कहा है कि पार्टी निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही प्रत्याशी तय करेगी। इधर शिवराज सिंह ने कहा है कि प्रत्याशी कोई भी हो, भोपाल में बीजेपी की जीत तय है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने भी कहा है कि बीजेपी कोई कंफ्यूजन बीजेपी में नहीं है, सही वक्त पर सही प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। चर्चा चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है। कल आदरणीय उमा जी ने भी ट्वीट करके कुछ नाम लिखे हैं। हम भोपाल के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि ये कार्यकर्ता भी कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को चुनाव हरा सकते हैं, और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। उन्होंने मेरा नाम भोपाल के लिए कहा है, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में नियत प्रक्रिया है टिकट देने की, उस प्रक्रिया का पालन होकर ही टिकट की घोषणा होगी। कह रहा हूं, आज नोट कर लें, भाजपा का कोई भी साधारण कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा, मेरी जरूरत नहीं। भोपाल और इंदौर सीट केंद्रीय चुनाव समिति के पास है। अध्यक्ष जी को जब समय मिलेगा और सब लोगों से बातचीत करके वो जल्दी निर्णय करेंगे। कोई असमंजस नहीं, पार्टी में पूरी स्पष्टता है। सही समय पर सही निर्णय सही लोगों के द्वारा प्रकट हो जाएंगे। एक समय था जब ग्वालियर चंबल अंचल की चारों लोकसभा सीटों पर टिकट महल के इशारों पर ही तय होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद अपने ही गढ़ में कम कर दिया? दरअसल
ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने कड़ी मशक्कत के बाद ग्वालियर और भिंड पर दोनों जगहों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जो सिंधिया की पसंद न होकर दिग्विजय सिंह के चहेते हैं। कांग्रेस ने ग्वालियर से अशोक सिंह जबकि भिंड से देवाशीष जरारिया को टिकट दिया है। सिंधिया यहां से अशोक अर्गल को टिकट दिलाने के लिए दम लगा रहे थे। बीजेपी इसे लेकर सिंधिया पर चुटकी ले रही। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने योग्य उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। देखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कुछ नया नहीं हो रहा है। इनसे पहले इनके पिताजी आदरणीय माधवराव सिंधिया जी थे, वो भी दिग्विजय सिंह की मार झेलते रहते थे। दिग्विजय सिंह जी ने कभी भी उनको ग्वालियर संभाग तो छोड़िए, ग्वालियर और शिवपुरी से बाहर नहीं जाने दिया, 2 जिलों से। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर के ही नहीं, पूरे प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के नेता हैं। आज उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में है और जो भी टिकट वितरण होते हैं, शीर्ष नेतृत्व टिकट वितरण करता है, जिसमें सभी की भूमिका रहती है। ग्वालियर हो, भिंड हो, मुरैना हो, शिवपुरी हो, चारों प्रत्याशी ऐसे हैं कि चारों ही चुनाव जीते। कर्नाटक में एक चुनावी रैली में मोदी सरनेम वाले व्यक्तियों को चोर बताने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भोपाल में प्रदीप मोदी नाम के एक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मोदी सरनेम के व्यक्तियों को चोर कहे जाने के खिलाफ परिवाद दायर कर दिया है। प्रदीप मोदी का आरोप है कि राहुल गांधी के द्वारा मोदी सरनेम वाले व्यक्तियों को चोर कहे जाने के बाद उनके दोस्त यार उन्हें चोर कहते हैं, जिससे उन्हें काफी मानसिक पीड़ा पहुंची है। अदालत ने प्रदीप मोदी की याचिका पर 1 मई को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी जो है, उस आदमी को इतनी छिछोरी और हल्की बात नहीं करनी चाहिए थी कि एक पूरा समुदाय जिससे आहत हो सके, जिससे वो व्यक्तिगत तौर पे प्रदीप जी आहत हुए और उन्होंने आज ये परिवाद प्रस्तुत किया है माननीय न्यायालय के सामने कि उनका इससे मानहानि कारित हुई है। इस बात को लेकर के राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका में कहा 13 तारीख को, इसी बात को लेकर के आज मेरे दोस्तों ने और कोर्ट के अंदर मेरे को भी संबोधित किया कि और मोदी चोर क्या हाल है। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी और अपेक्षित महसूस कर रहा हूँ। अपेक्षित इसलिए मैंने ये परिवाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बालाघाट लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते एक बार फिर लोकसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं, जो एक बार फिर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 75 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं राशि न देने पर अपनी एक किडनी बेचने की अनुमति मांगी है। वहीं पत्र में उन्होंने कहा है कि चुनाव वित्तीय सहायता के लिए चुनाव आयोग देश के किसी भी बैंक से 75 लाख रुपए की राशि का तत्कालीन लोन उपलब्ध कराए, ताकि चुनाव लड़कर जनता का नेतृत्व कर सके। इस मामले में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग के चुनावी नियमों पर भी सवाल खड़े कर दिए। बता दें, बालाघाट सिवनी संसदीय सीट इस बार दिलचस्प बनी हुई है। किसी गरीब से चंदा मांगूंगा, न मैं किसी के पास हाथ फैलाने जाऊंगा। मुझे तो किडनी बेचने की परमिशन दो या 75 लाख रुपए आप फाइनेंस करो, ताकि मैं चुनाव लड़के और जीत के मैं जनता की बेहतर सेवा कर सकूं और बिना किसी प्रेशर के मैं भारत के लोकतंत्र को बचा सकूं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज होशंगाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र दीवान के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम कमलनाथ ने कहा कि जब मोदी जी को पेंट और पाजामा पहनना नहीं आता था, तब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बनाई और मोदी जी हमें देश की सुरक्षा और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। सीएम कमलनाथ ने कहा कि मोदी जी ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन अच्छे दिन बीजेपी नेताओं के आए जो 4-4 4 व्हीलर लेकर घूम रहे हैं। वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मंच से अधिकारियों को चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि प्रशासन, बिजली विभाग के अधिकारी ये ध्यान दें कि बिजली की समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ध्यान रहे कि 6 से 6 के बाद 7 तारीख भी आएगी। और अब बात करेंगे क्रिकेट में टीम इंडिया की घोषणा की। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है और टीम की कमान विराट कोहली के हाथों में है। चौथे स्थान के लिए अंबाती रायडू को नहीं चुना गया। टीम में चौंकाने वाला नाम विजय शंकर का रहा।
टीम इंडिया में चौथे नंबर के लिए अंबाती रायडू और विजय शंकर के बीच होड़ थी। चयन समिति ने रायडू पर शंकर को तरजीह दी। हालांकि शंकर के पास सिर्फ 9 वनडे खेलने का ही अनुभव है, जबकि रायडू 55 वनडे खेल चुके हैं। भारतीय टीम में विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा उप कप्तान, शिखर धवन, केएल राहुल, महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर, विजय शंकर, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को मौका मिला है। तो भारत का पहला मैच 5 जून को दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा। सबसे बड़ा मैच 16 जून को पाकिस्तान के साथ होगा। तो टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। कैप्टन शिखर धवन, केएल राहुल, विजय शंकर, एमएस धोनी विकेटकीपर, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, वाई चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, आर जाडेजा and Mohammad Shami. That's the Indian World Cup squad for the World Cup 2019. चलिए, मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।